हमारे साथ एक्टिविस्ट मेधा पाटकर जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका। मेधा जी, आपसे जानेंगे, लगातार सरकार से जो भी वार्ता हो रही है वो लगातार विफल भी हो रही है और सरकार एक के बाद एक तारीख पे तारीख दे रही है और अब 7 दिन की तारीख और बढ़ गई, एक्सटेंड हो गई है। क्या कहिएगा? मुझे लगता है कि संवाद में एक तो सरकार के विचारधारा में संवादशीलता होने की ज़रूरत होती है और दूसरी कि जो मुद्दे जनता उठाती है उसके बारे में संवेदना होना ज़रूरी होता है। लगता है कि इस मोदी सरकार में दोनों नहीं है। ये मजबूरी होने पर संवाद कर रहे हैं, दिल से खुलकर पारदर्शिता और जवाबदेहिता, जो दो मूल्य उनके खुद के घोषणा पत्रों में मंजूर किए गए हैं, वो मानते नहीं हैं। दूसरी बात ये है कि अभी जो किसानों के मुद्दे हैं वो है कॉरपोरेटीकरण के बारे में। तो जैसे बाकी क्षेत्रों में ध्वस्त हुई है जनतांत्रिक प्रक्रिया और ध्वस्त हुए हैं मार्गदर्शक सिद्धांतों के आधार पर चलने वाली नीतियाँ, और इसके कारण शिक्षा और स्वास्थ्य में बहुत बड़ी गैर बराबरी और वंचना छाई हुई है। बहुजन समाज इसको भुगत रहा है। तो अब खेती में उसको न आने देने का संकल्प है, निर्धार है किसानों का, लेकिन इनके लिए ये बहुत मुश्किल की बात हो गई है। इनकी गले की हड्डी बन गई है किसानों के संघर्ष की बात है। इसलिए क्योंकि वो आज पिछले सालों से इस देश के जलीय राजनीति में, चुनावी राजनीति में इन कॉरपोरेट्स का ही आधार और इनके वित्त का आधार लेते रहे हैं और इसलिए दो चुनावों के बीच वो उन्हीं के पक्ष में सभी निर्णय लेते जा रहे हैं। वो वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण के पॉलिसी की बात हो या और ये देश के प्राकृतिक संसाधन जिन पर बहुतांश समुदाय जीता है, उन संसाधनों के हस्तांतरण की बात हो। तो इसीलिए अभी उन्होंने जो भी इन बिग कॉरपोरेट्स को खेती के क्षेत्र में आकर उनकी मुनाफाखोरी बढ़ाने का वचन दिया होगा, उसको वो मोड़ना नहीं चाहते हैं। तो अब सवाल यही है कि चुनाव के समय दिए हुए वचन, जो उनके आश्वासन रहे हैं, जो उनके प्रचार प्रसार के आधार रहे हैं, वो जनता को दिए हुए हैं, तो उसका वो पालन करना चाहते हैं कि कॉरपोरेट्स को दिए हुए वचन या करारों का पालन करना चाहते हैं। आज की मीटिंग में इसलिए उन्होंने बहुत ही निगेटिव प्रतिक्रिया दी है, यही खबर है, और वो शायद परीक्षा लेना चाहते हैं, पर उनको ये भी मालूम हो कि जनता भी उनकी परीक्षा ले रही है। मेधा जी, एक सवाल और है मेरा। लोकतांत्रिक जहां समीकरण होते हैं वहां ये देखा जाता है कि सरकार और जनता के बीच में एक कॉन्वर्सेशन चैनल होता है। दोनों एक दूसरे से जब तक कम्युनिकेट नहीं करते हैं तब तक किसी बात पर जो है वो डिसीजन नहीं बनाया जाता। आप भी जानकार हैं, आप भी इस चीज़ की समझ रखती हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से किसान बिल लाया गया है, किसान इसका विरोध कर रहा है, किसान अपनी बात रखने के लिए चल के यहाँ तक आया, लेकिन सरकार कम्युनिकेट करने के लिए तैयार नहीं है। अगर बात कर भी रही है तो उनके एजेंडे पे, उनकी मांग पे बात नहीं कर रही है। तो ये जायज़ तरीका है क्या, जिस तरीके से थोपा जा रहा है एक तरीके से कानून? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। इनके लिए, आज की सरकार के लिए जनतंत्र मतलब वो चुनाव हुआ है जिसमें मशीन्स, मैकेनिज़म्स, मैनिपुलेशन सब कुछ चलता है और उसकी पोल खोल करती रहती है जनता। कुछ जनप्रतिनिधि भी एक दूसरे की पोल खोल करते हैं, लेकिन उसके आगे वो बात आज तक जनतंत्र को साबित रखने, सुरक्षित रखने की दिशा में नहीं बढ़ी है। ये दुर्दैव है। जैसे कि कंज्यूमर गुड्स का बांटना, केवल शराब का नहीं, केवल पैसे का नहीं, अब लैपटॉप का, मंगलसूत्र का, और जो फंड्स पार्टी इकट्ठी करती है उसको आरटीआई का कानून भी लागू न होना, ये सब जो निर्णय है, या पीएम केयर्स फंड जैसा खानगी निजी फंड इकट्ठा करना डिज़ास्टर मैनेजमेंट को नाम पर, तो ये सभी बातें बताती हैं कि ये असंवैधानिक तरीके अपनाते हैं, ये जनतांत्रिक प्रक्रिया नहीं चलाते हैं। तो अब जो जनता सवाल उठाती है और संघर्ष पे उतरती है, उस समय तो जो संवाद चलना चाहिए वो मुद्दों पर एजेंडा बनाकर चलना चाहिए। लेकिन इस बार तो मोदी सरकार ही नहीं, मतलब भारतीय जनता पार्टी का अनुभव तमाम जन आंदोलनों का यही है
कि वो चर्चा संवाद करते नहीं हैं। हमारे साथ नर्मदा आंदोलन के मुद्दों पर 15 सालों से शिवराज सिंह चौहान सरकार ने कभी भी संवाद नहीं किया था, जब वो 15 साल थे और अभी भी। और उसके बदले कांग्रेस की सरकार बीच में आई और तत्काल शुरू हुआ संवाद। तो ये जो होता है बात कि एक प्रकार से खुलापन, पारदर्शिता, ये कुछ पार्टियों ने एक स्वीकार की हुई है और कांग्रेस की वो परंपरा रही है। भले वो हमारे सभी मुद्दे न माने, उनकी नीतियाँ हम न माने, लेकिन संवाद तो जारी रखा। और आंदोलनों का पूछे तो हमारे जैसे जन आंदोलन तो कायम संवाद को मंजूरी करते रहे हैं। अभी भी किसान आंदोलन के साथ जब संवाद हो रहा था तब कृषि मंत्री और रेलवे मंत्री के ऊपर छोड़ा गया। उसके बाद जब अमित शाह जी के साथ संवाद तय करने लगे तो कई हमारे लोगों का सवाल था कि भाई ऐसा क्यों, गृह मंत्री की क्या ज़रूरत है। लेकिन सभी का कहना यही, बड़ा बहुतांश लोगों का कमेटी में जो है वो हमारे साथ, कि भाई हम संवाद को नकारना नहीं चाहिए, कोई भी आए कोई भी नहीं है। कभी मोदी जी ही संवाद करे ऐसा प्रतिष्ठा का मुद्दा बनाया नहीं, गृह मंत्री आए तब नकारा नहीं, पर हर संवाद में उन्होंने मुख्य मुद्दों का न एजेंडा स्पष्ट बनाया। मेरे जैसे को तो बहुत ही अटपटा लगता था। मैं हमारी कमेटी में भी बात रखती थी कि हमको इनको कहना चाहिए कि एजेंडा आप पहले बनाइए, फिर ही हम आएंगे। क्योंकि पहली, दूसरी, तीसरी चर्चा 13 नवंबर से पंजाब के संगठनों से जो चर्चा शुरू हुई उसमें उन्होंने एक तरफा सुनवाई जैसे की। अब इतने बड़े मुद्दों पर और इतनी बड़ी टीम जब बैठी है, जबकि उन्होंने 32 पंजाब के संगठनों को ही बुलाया, वो उसको ऑल इंडिया चित्र प्रस्तुत नहीं करने देना चाहते हैं। जबकि तमिलनाडु, केरला से लेकर आसाम तक के लोग लड़ रहे हैं और हर राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं हो तो भी संभाग का, विभाग का तो चाहिए, रीजनल चाहिए, पर वो उन्होंने नहीं होने देने का एक प्रकार से तय किया। और उसके कारण जो पंजाब के संगठनों के नेतृत्व में संवाद चला, उस संवाद को भी हमारे अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय ने कभी नकारा नहीं। हमने कहा कि ठीक है ना, जिनकी ताकत सबसे ज़्यादा आज रास्ते पर उतर रही, पर अभी जो चित्र है वो देखेंगे तो पूरे देश की ताकत रास्ते पर उतरी हुई है। और ऐसा नहीं है कि केवल पंजाब हरियाणा को वो अकेला अलग थलग कर सकते हैं। तो ये बात है कि ये संवाद में उन्होंने 5 बार तो केवल किसानों के प्रतिनिधियों की बात ही सुननी और खुद कोई जवाब नहीं दिया। और जब उन्होंने लिखित जवाब दिया अमित शाह जी की मीटिंग के बाद, तो उस जवाब के तो एक एक पन्ने और एक एक परिच्छेद पर मैंने कमेंट तैयार किए। हमने सभी ने, कई और भी लोगों ने की होगी, लेकिन उसमें हमको तो ये दिखता है कि उन्होंने अपना निजीकरण का, खाद्य आपूर्ति मतलब राशनिंग व्यवस्था में भी हम लोग निजी पूंजी निवेश लाएंगे, ये बात भी स्पष्ट की है। और अभी अभी खबर आई है, हमारे मुंबई के गरीब बस्तियों के राशन दुकानदार ये खबर कर रहे हैं कि आपका आधार कार्ड जमा करो, हम लोग बैंक अकाउंट दे दो, क्योंकि अभी उसमें पैसा डालने का चल रहा है। तो राशन नहीं, उसके बदले डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जिसको कहते हैं, वो केवल कुछ पैसा डालने वाले हैं। और ये नीति आयोग की सिफारिश रही है, शांता कुमार कमेटी की सिफारिश रही, इसलिए मोदी सरकार आने के बाद कायम उसी दिशा में सोच और निर्णय प्रक्रिया आगे बढ़ी है। तो ये निश्चित है कि ये संवाद सही गहराई में उतरकर करना चाहते ही नहीं हैं। और किसान केवल लूट-पूट का संशोधन नहीं चाहते हैं। तो अब ये आर पार की लड़ाई हुई है। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि हमने एक पैटर्न नोटिस किया है, जब से ये सरकार आई है तब से हमने देखा कि अगर कोई खिलाफ बोलता है सरकार के या उसकी जो डिसीज़न है उसके खिलाफ जाता है, उसकी मुखालफत करता है, तो कहीं ना कहीं उसको ऑफेंड करने की कोशिश की जाती है। कभी कह देंगे ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, कभी कह देंगे ये खालिस्तानी है। तो ये आपको क्या लगता है, ये कोई मतलब क्रोनोलॉजी है क्या इसके पीछे? नहीं, ये बिल्कुल ही उनकी एक रणनीति है ये, और एक अहिंसक पर ये युद्ध ही चल रहा है समझो, सत्ताधीश और जनता के बीच में। तो उसमें जबकि वो मुद्दों पर जवाब नहीं दे सकते हैं और देना नहीं चाहते, क्योंकि उनके लिए वो खतरा है
कि कॉरपोरेट्स उनके खिलाफ हो जाएंगे, वो जनता खिलाफ हो जाएगी तो आखिरी 5 महीने में चुनावी प्रक्रिया में मैनिपुलेशंस करके वो वोट बैंक संभाल सकते हैं, वो जाति के, मजहब के, किसी भी नाम पे हो। लेकिन कॉरपोरेट्स को वो हार्म नहीं करना चाहते हैं, ईज़ा नहीं पहुंचाना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये निश्चित है कि जब वो कह रहे हैं कि अभी हम लोग नहीं सुनेंगे या नहीं मानेंगे, तो इनको लगता है कि वो चुनावी राजनीति तक खींचेंगे और फिर जब चुनाव आएंगे तब कैसे भी मैनिपुलेट करेंगे। दूसरी कोई बात मुझे तो लगती नहीं उनके हिसाब में है। उनको जनता की कोई परवाह नहीं है, वो वोट बैंक बना के रखने के बारे में आश्वस्त दिख रहे। जनता ने समझना चाहिए कि मुद्दे केवल अस्मिता के नहीं होते, अस्तित्व के होते हैं। राज किसानों का ही नहीं, किसान, मजदूर और अन्न पर जीने वाले सभी का अस्तित्व का खतरा मोल लिया है। अगर ये कानून आगे बढ़ते हैं तो अस्तित्व मर मिट जाएगा।